सौतेली माँ और सैंडल का घर। मोतीपुर गांव में शबनम अपनी सौतेली माँ मधुरिमा और सौतेली बहन गुंजन के साथ रहती थी। शबनम जब बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसके पिता दिनेश ने मधुरिमा से दूसरी शादी कर ली। कुछ सालों बाद मधुरिमा को भी एक बेटी हुई गुंजन। गुंजन के पैदा होने के कुछ सालों बाद दिनेश की भी मृत्यु हो गई। तब से लेकर आज तक शबनम अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन का अत्याचार सहती आ रही थी। क्योंकि शबनम उनकी बहुत इज्जत करती थी, इसलिए वो आज तक उनके जुर्म को चुपचाप सहती आ रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, शबनम अकेले कमरे में सोच रही थी, मैं माँ और बहन का दिल कब जीत पाऊंगी। पता नहीं क्यों वो मुझसे इतना नफरत करती हैं। मैं चाहे उनके लिए कितना भी अच्छा काम करूं, वो मुझे कभी प्यार से नहीं बोलती। आखिर मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? मैं भी तो उनकी बेटी जैसी ही हूँ। फिर वो क्यों गुंजन और मुझ में इतना फर्क करती है? आखिर मेरी क्या गलती है? मैं तो उनकी सारी बात मानती हूँ, फिर भी वो मेरे साथ ऐसा करती है। शबनम इतना सोचकर किचन में जाती है। शबनम ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए वो बचा हुआ थोड़ा सा खाना लेकर खाने के लिए बैठ जाती है। तभी वहाँ पर उनकी सौतेली माँ मधुरिमा आती है। ए कामचोर, तू ये खाना किससे पूछकर खा रही है? माँ, मुझे बहुत भूख लग रही थी। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था, इसलिए मैं ये रात की बची हुई रोटी अपने खाने के लिए ले आई। अब से इस घर की मालकिन मैं हूँ, तो अब इस घर को अपने बाप का घर समझने की गलती मत करना। तू सिर्फ इस घर की नौकरानी है, नौकरानी। इस घर में तुझे सांस लेने के लिए भी मेरी इजाजत लेनी होगी, समझी? इस बार तो मैं तुझे माफ कर रही हूँ, लेकिन अगले बार तो मुझे अपनी मनमानी करती दिखी, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात अच्छे से अपने दिमाग में घुसा ले, समझी? अब तेरा ठूसा हुआ हो गया हो तो जाकर घर का बाकी काम कर ले। ठीक है माँ, अब से मैं हर काम आपसे पूछकर ही करूँगी। इतना बोलकर मधुरिमा बाजार चले जाती है। शाम को जब वो घर आती है तो खूब सारी मिठाइयाँ, जलेबी और समोसे लेकर घर आती है और अपनी बेटी गुंजन को आवाज लगाती है। गुंजन बेटा, कहाँ हो बेटी? मेरी लाडो, देख मैं तेरे लिए क्या सब खाने को लेकर आई हूँ। ये सुनकर गुंजन खुशी खुशी दौड़ते हुए अपनी माँ के पास आती है और इतना सारा खाने का सामान देखकर बहुत खुश होती है। ये सारी चीजें मेरे लिए लाई हो माँ? वैसे माँ, मैं भी आज रेस्टोरेंट से समोसे और जलेबी खाकर आई हूँ। आखिर इस बोरिंग नौकरानी के हाथों का खाना खा खा कर मेरा मन उब गया था। वहीं दूर खड़ी शबनम एक कोने में खड़ी उन दोनों को देख रही थी। इतने सारे स्वादिष्ट खाने को देखकर उसके मुंह में भी पानी आ जाता है और उसका मन भी समोसे और जलेबी खाने का करता है। तभी मधुरिमा उसे देख लेती है और बोलती है, ए लड़की, यहाँ खड़े खड़े क्या घूर रही है? जा जाकर अपना काम कर। शबनम का ध्यान खाने पर इतना था कि उसे अपनी सौतेली माँ की आवाज सुनाई नहीं देती है। वो बस एक टक खाने को देखे जा रही थी और मन ही मन सोचती है, काश माँ मुझे भी इतना प्यार करती और इतने प्यार से इतना स्वादिष्ट स्वादिष्ट चीजें मुझे भी खिलाती। पिताजी के गुजरने के बाद से मैंने आज तक जलेबी और समोसे नहीं खाए हैं। ऐसा सोचते सोचते शबनम की आंखों में आंसू आ जाता है। तभी गुंजन की नजर शबनम पर पड़ती है। माँ देखो ना, कितनी ढीठ और बेशरम लड़की है। आपके कहने के बाद भी यहाँ से हिली तक नहीं है, बस मेरे खाने को घोरे जा रही है, बेशरम कहीं की। गुंजन की बात सुनकर मधुरिमा शबनम से कहती है, अरे तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? मेरे बेटी के खाने में नजर लगाएगी क्या? जा जाकर अपना काम कर। शबनम उदास होकर घर के कामों में लग जाती है। इसी तरह शबनम से मधुरिमा घर का सारा काम करवाया करती थी और तरह तरह की चीजें शबनम से बनवाकर खाया करती थी, लेकिन उसे खाने में बासी रोटी ही दिया करती थी। इसी वजह से एक दिन शबनम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इसलिए वो कोई भी काम नहीं कर पाती है। तभी उसके रूम में सौतेली माँ आकर कहती है, ये देखो महारानी को, अभी तक सो रही है। ए लड़की, तुझे पता नहीं है कि सुबह का नाश्ते का टाइम हो गया है?
और तू अभी तक यहाँ आराम फरमा रही है। घर का काम क्या तेरी मरी हुई माँ आएगी करने के लिए? माँ, मैं रोज घर का सारा काम करती हूँ, लेकिन आज मुझे तेज बुखार है। मेरी उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही। आज मैं घर का काम नहीं कर पाऊंगी माँ। आहा, बहाने बनाना तो कोई तुझसे सीखे। कोई तबीयत खराब नहीं है तेरी। अब चल उठ और घर का काम कर, वरना फिर से 2 दिनों तक खाना नहीं दूंगी तुझे, समझी? अपनी माँ से जली कटी सुनकर बेचारी शबनम घबरा जाती है और अपने बिस्तर से उठकर खड़ी होती है। शबनम की तबीयत इतनी ज्यादा खराब होती है कि वो जैसे ही उठकर खड़ी होती है उसे चक्कर आ जाता है। वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। ये सब देखकर मधुरिमा को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, बहाने मारने के साथ साथ तुझे नाटक करना भी आ गया। मैं समझ गई, तेरा अब घर के कामों में मन नहीं लगता। घर के काम नहीं करेगी तो तुझे अब इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। चल निकल जा यहाँ से, मैं तुझे ऐसे बिठाकर नहीं खिला सकती। चल उठ और दफा हो जा यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, समझ गई? इतना बोलकर मधुरिमा उसे घर से धक्के देकर निकाल देती है। बीमार हालत में शबनम किसी तरह खुद को संभालकर वहाँ से दूर निकल जाती है और एक नदी के किनारे पहुँच जाती है। वहीं नदी के किनारे बैठकर अपनी माँ को याद कर खूब रोती है। माँ, पिताजी, आप लोग इतनी जल्दी मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अगर आज आप जिंदा होते तो मेरी ये हालत नहीं होती। मैंने मधुरिमा माँ और बहन का दिल जीतने की बहुत कोशिश की, उनकी हर बात मानी, लेकिन मैं फिर भी हार गई। माँ, मुझे अपने पास बुला लो। मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। मैं अकेले नहीं जीना चाहती माँ। शबनम इतना बोलकर रो रही थी। तभी वहाँ से खुशी परी जा रही थी। शबनम को यूँ रोता देख खुशी परी को उस पे बहुत दया आ जाती है। खुशी परी शबनम के पास जाकर बोलती है, शबनम, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, चुप हो जाओ, ऐसे नहीं रोते। आप कौन हैं? मैं हूँ खुशी परी और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। परी जी, मेरा कोई घर नहीं है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। सौतीली माँ और बहन थी, आज उसने भी मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मैंने आज घर का कोई भी काम नहीं किया। वो मुझ पर बहुत अत्याचार करती हैं और मुझे खाने तक को भी ठीक से नहीं देती हैं। अच्छा, तो ये बात है। तुम चिंता मत करो शबनम, मैं तुम्हें अपनी जादुई सैंडल दे रही हूँ। इसे तुम जैसे ही जमीन पर रखोगी, ये सैंडल एक जादुई घर का रूप ले लेगा। तुम्हें उस घर में कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तुम इस जादुई घर से जो मांगोगी तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा। अब तुम रोना बंद करो और खुशी खुशी इस जादुई सैंडल के घर में रहो। इतना बोलकर वो परी शबनम को जादुई सैंडल देकर वहाँ से चली जाती है। शबनम जादुई सैंडल को पाकर बहुत खुश होती है। वो उस जादुई सैंडल को लेकर एक खुले मैदान में रख देती है। देखते ही देखते सैंडल एक विशाल घर का रूप ले लेता है। शबनम उस जादुई सैंडल घर के अंदर जाती है। घर के अंदर जरूरत की सारी चीजें होती हैं। अरे वाह, ये जादुई सैंडल का घर तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ तो पहले से ही जरूरत का सारा सामान है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। शबनम खुशी खुशी अपने जादुई सैंडल घर में रहने लगती है। वो जादुई सैंडल की मदद से बहुत ही अमीर हो जाती है। शबनम अब ठाट बाट से अपनी जिंदगी बिता रही थी, साथ ही वो अनाथ और गरीबों की भी मदद कर रही थी। इधर मधुरिमा और गुंजन अपने रईसी दिखाते दिखाते कर्जे से पूरी तरह डूब जाते हैं। एक दिन कर्जे वाले मधुरिमा के घर आता है और बोलता है, मधुरिमा, अब बहुत हुआ। पैसे लिए हुए तुम्हें अरसा हो गए और आज तक ना तुमने उसका ब्याज चुका पाए हो और ना ही असल। अब मैं तुम माँ बेटी के झांसे में नहीं आने वाला। मुझे तो नहीं लगता तुम आलसी माँ बेटी मेरा कर चुका पाओगी, इसलिए कल यह घर खाली कर देना, समझ गई? अगर नहीं किया तो मेरे पास और भी तरीके हैं पैसे निकलवाने के, समझी? अगले दिन सेठ मधुरिमा के घर पर कब्जा कर लेता है और दोनों माँ बेटी को घर से निकाल देता है। दोनों माँ बेटी के पास भीख मांगने के अलावा कोई और चारा नहीं सोचता। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन शबनम मंदिर के बाहर
बैठे भिखारियों को खाना दे रही थी। तभी उसने उन भिखारियों के बीच अपनी सौतेली माँ और बहन को भीख मांगते हुए देखा। माँ, आपकी ये हालत, ये सब कैसे हुआ माँ? आप यहाँ भीख क्यों मांग रही हैं? फिर मधुरिमा ने शबनम को सारी बातें बताई। ये सुनकर शबनम बोली, माँ, मेरे होते हुए आपको भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। उठिए माँ, अभी आपकी बेटी जिंदा है, चलिए मेरे साथ। और फिर शबनम अपनी माँ और बहन को अपने साथ जादुई सैंडल के घर में ले आती है। ये सब देखकर मधुरिमा की आंखें शर्म से झुक जाती है। उसे शबनम के साथ किए हुए बुरे बर्ताव का बहुत दुख होता है। शबनम बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। भगवान के लिए मुझ बदनसीब माँ को माफ कर दे। हाँ शबनम, मुझे भी माफ कर दो। हमें कभी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, और तुम तो हमारी अपनी थी, फिर भी हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। उसके बाद भी तुमने हमारी मदद की और हमें अपने साथ अपने इस जादुई सैंडल के घर में ले आई। तुम बहुत ही अच्छी हो शबनम। मैं पुरानी सारी बातों को भूल चुकी हूँ, तो आप सब भी भूल जाइए। मेरे होते हुए आपको यूँ दर दर भटकना पड़े, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और फिर सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।